200 लाइक्स के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा और पिछले चैप्टर में आप लोगों ने कमेंट्स का टारगेट नहीं पूरा किया था, इसलिए फिर से मैं कह रही हूँ 50 कमेंट्स कर देना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। निशांत ने नाराजगी से कहा, प्लीज वॉच योर माउथ मिस। मैं स्कूल के बाद सिर्फ मिस कीर्ति को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं एक ड्राइवर के अलावा और कुछ नहीं हूँ। मिस्टर, मेरी बहन को जाने दो। वह केवल 18 साल की है। आप उसके लिए सुटेबल नहीं है। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अंकिता निशांत के सामने खड़ी हो गई और विनती की जैसे कि वह वही थी जिसे अपमानित किया जा रहा था। निशांत चुप रह गया और सोचा कि क्या अंकिता अपनी मातृभाषा हिंदी को समझती भी है। आसपास के लोगों ने यह नजारा देखा तो वे फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। क्या लड़की खूबसूरत लग रही है, मुझे उससे रखेल बनने की उम्मीद नहीं थी। वह आदमी उसके पिता की उम्र का है। आजकल के यंगस्टर सच में जंगली हैं। लड़की की बहन को देखो, वह बहुत अच्छी है और लड़की की परवाह करती है। यह सही है। और उस लड़की को देखो, वह इम्पेशेंस दिख रही है और यहाँ तक कि अपनी बहन से नफरत करती है। एक अमीर परिवार में बहुत सारा ड्रामा होता है। अनुप्रिया ने अपनी पलकें उठाए बिना अंकिता और रियान को नजरअंदाज कर दिया और निशांत से कहा, निशांत अंकल, चलो चलें। इस तरह के इंसान पर अपना समय बर्बाद न करें। रियान ने आगे आकर कहा, अनुप्रिया, अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। तुम मेरे साथ घर आ रही हो। रियान का टेम्परामेंट सबसे खराब था और वह लोगों पर दबाव बनाने के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल करना पसंद करता था, जिससे अनुप्रिया को घिन होती थी। अनुप्रिया ने सरकास्टिक ढंग से कहा, यह दुखद है कि तुम इतनी कम उम्र में ही सुन नहीं सकते। तुम समझ नहीं सकते कि लोग क्या कह रहे हैं। मिस्टर रियान वर्मा। इतना कहकर वह कार की ओर चल दी। निशांत ने उसके लिए बेंटले ग्रांड प्रिक्स कार का दरवाजा खोला, जो दुनिया की केवल 10 कारों में से एक थी। अनिल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यह गैरेज में उसे मिली सबसे सस्ती कार थी। अनुप्रिया की हर एक कार की कीमत करोड़ों थी और यहाँ तक कि उसकी मोटरसाइकिल की कीमत भी करोड़ों में थी। रियान दौड़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन ड्राइवर ने पहले ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, जिससे रियान के पास निकास धुएं के अलावा कुछ नहीं बचा था। अंकिता गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने अनुप्रिया की परवाह करने का नाटक किया। अंकिता ने रियान का हाथ पकड़ लिया और विनती करते हुए कहा, रियान, क्या अनुप्रिया ने कुछ दोस्त बनाए हैं जिन्हें हम नहीं जानते? वह कार, यह सस्ती नहीं लगती। क्या वह? रियान, क्या तुम जा सकते हो और उसे ढूंढ सकते हो? वो आदमी खतरनाक है और वह एक लड़की है। रियान ने जेंटल आवाज में कहा, अंकिता, उस पर ध्यान न दो। मैं तुम्हें पहले घर ले जाता हूँ। बस यह मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तुम सही कह रहे हो। हाँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बोलते हुए रियान ने अंकिता के गाल पर चुटकी ली और धीरे से कहा, तुम सारा दिन पढ़ाई करते करते थक गई होगी। आज रात मैं तुम्हें रेसिंग क्लब में ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या आज रात तुम्हारा मैच है? मैं जाकर तुम्हें चीयर्स करना चाहती हूँ। अंकिता अक्सर रियान को प्रैक्टिस और कॉम्पीट करते देखती थी और टीम के लगभग सभी लोग उसे जानते थे। वे अंकिता को लेडी लक मानते थे क्योंकि जब भी वह आसपास होती थी, रियान हमेशा जीतता था। कार में निशांत ने कहा, मिस अनुप्रिया, वर्मा परिवार बहुत दूर चला गया है। अफवाहें फैलाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जितना ज्यादा निशांत ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही गुस्सा होता गया। अंकिता की अनुप्रिया पर लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि वर्मा परिवार को सबक सिखाया जाना चाहिए। खैर, घर पहुंचते ही मैं उन्हें व्हाइट क्रेन हॉल की ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। फ्यूचर में व्हाइट क्रेन हॉल की सभी मेडिसिन वर्मा ग्रुप को नहीं बेची जाएंगी,
निशांत ने निर्णायक ढंग से सोचा। व्हाइट क्रेन हॉल ने ट्रेडिशन मेडिसिन पर अपना प्राइमरी फोकस करते हुए ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन को कंबाइन किया। निशांत इसका इंचार्ज था, लेकिन व्हाइट क्रेन हॉल से परिचित कोई भी इंसान जानता था कि मिरेकल डॉक्टर घोस्ट ही असली मालिक था जो पर्दे के पीछे काम करता था। एक बार जब किसी को व्हाइट क्रेन हॉल द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, तो चाहे उसके परिवार की बीमारियां कितनी भी सीरियस हों या कितनी भी सीरियस कंडीशन क्यों न हो, वे मिरेकल डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकते थे, भले ही वे अपना सारा पैसा खर्च करने को तैयार हों। वे अपने अंत के करीब हैं और लंबे समय तक पनप नहीं पाएंगे। उन्हें जो कहना है कहने दो, अनुप्रिया ने कहा। उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, सिवाय उस नफरत के जो उसके मन में थी। वह धीरे धीरे वर्मा परिवार के घमंड को तोड़ देगी और उन्हें उन सभी शिकायतों का बदला चुकाएगी जो उसने उनके हाथों झेली थी। हाँ, निशांत को पता था कि अनुप्रिया कोई बड़ी साजिश रच रही थी। वैसे मिस अनुप्रिया, जिसने डार्क वेब पर ऑर्डर दिया था, वह रायसिंघानी परिवार के करंट इंचार्ज रणधीर रायसिंघानी हैं। आकाश ने जांच की और पाया कि रणधीर अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने दोपहर को अनुप्रिया को मामले का जिक्र किया और वापस जाते ही इसकी जांच की। रायसिंघानी परिवार ने डार्क वेब पर अपनी जानकारी नहीं छिपाई। डॉक्टर घोस्ट एक नियम का पालन किया। वह किसी भी हालत में एक जघन्य व्यक्ति को बचाने वाली नहीं थी। इसलिए वह हमेशा मरीजों को बचाने से पहले उनकी बैकग्राउंड की जांच करती थी। उसके लिए यह धन या गरीबी के बारे में नहीं था, बल्कि सही और गलत के बारे में था, और वह ही फैसला लेने वाली थी कि गलत कौन था। रणधीर का नाम सुनकर अनुप्रिया चुप थी। यह वो था। वह सोचती थी कि कौन उसे सारी कोशिशों और परेशानियों से गुजरने पर मजबूर करेगा, यहाँ तक कि डार्क वेब पर मदद मांगने के लिए भी। मैं केस लूंगी। ट्रीटमेंट सैटरडे को दोपहर 3 बजे शेड्यूल करो। कंसल्टेंशन फी के बारे में रणधीर ने कंसल्टेंशन फी 50 करोड़ देने का फैसला किया है और निशांत को नहीं पता था कि अनुप्रिया खुश थी या नहीं। रणधीर जो भी रकम अदा करेगा मैं ले लूंगी। आखिर क्या है रणधीर और अनुप्रिया की पहेली जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 12। फ्रेंड्स, लाइक्स बटन करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप जरूर करना। यह अनुप्रिया के पिछले जीवन में उसके शरीर को इकट्ठा करने के लिए रणधीर की सराहना का टोकन था। उसने वर्मा परिवार के बॉडीगार्ड को भी याद किया जिसने एक गड्ढा खोदा था और उसे पिछले जन्म में भेड़ियों द्वारा खाए जाने से बचाया था। अनुप्रिया बाद में मौका मिलने पर उसे अपने लिए काम पर रखने के लिए सोच रही थी। ठीक है, मैं रणधीर को बाद में जवाब दूंगा। निशांत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब अनुप्रिया ने जिक्र किया कि वह पहले छुट्टी लेने जा रही थी, तो उसने कहा कि वह किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज भी कुछ अलग नहीं था। जब उससे किसी ने एक मरीज का इलाज करने के लिए चमत्कारी डॉक्टर के बारे में पूछा है, तो अनुप्रिया ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन जब उसने सुना कि यह रायसिंघानी परिवार से है तो वह झिझक गई। क्या उन्होंने मेडिकल फील्ड में वापसी करने का फैसला किया है? अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छा होगा, निशांत ने सोचा। मुझे आज रात बाहर जाना है। निशांत, आप आराम करने जाओ, अनुप्रिया ने कहा। क्या आप आज कहीं जा रही है, मिस अनुप्रिया? वेल, देयर्स अ गेम टुनाइट। आकाश ने आज अनुप्रिया को रेस के लिए बहुत परेशान किया। भले ही आकाश आमतौर पर जेंटल और एलिजेंट था, वह रेसिंग के लिए बेहद जुनूनी था, लेकिन वह किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ और खुद ही रेस लगाना पसंद करता था। आकाश बहुत देर से उससे आज रात की रेस में शामिल होने के लिए विनती कर रहा था। आखिरकार वह मान गई और उसने जाकर देखने का फैसला किया। रियान ने मन में सोचा, वह यहाँ क्यों है? क्या वह यहाँ तक सिर्फ मेरी रिजल्ट देखने के लिए आई है? और उसमें अब भी यह कहने का साहस था कि उसने परिवार से नाता तोड़ लिया है।
वो मेरी अटेंशन के लिए बहुत कोशिश कर रही है। रियान ने जोर देकर कहा कि अगर अनुप्रिया उससे माफी चाहती है तो उसे पहले अंकिता से माफी मांगनी होगी। उसे लगा कि एक बड़े भाई के रूप में उसे अपनी छोटी बहन को कुछ रियायत देना चाहिए और उसे शर्मिंदगी से छुटकारा दिलाना चाहिए, भले ही उसकी यह बहन वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। इस तरह वो खुद को एक दयालु और उदार भाई मानते हुए अनुप्रिया के पास गया। रियान को दूर जाता देख अंकिता थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इसलिए वह उसके पीछे चली गई। उसने कहा, रियान, क्या तुमने अनुप्रिया को देखा? चलो उसे हमारी टीम में ले आओ। मैंने सुना है कि ओपोनेंट टीम के मेंबर्स मतलबी हैं। हम उसे अब और धोखा नहीं खाने दे सकते। यह सुनकर रियान ने सोचा, अंकिता को देखो, वह सबका कितना ख्याल रखती है। अनुप्रिया इसकी सराहना क्यों नहीं कर सकती? जब रियान और अंकिता अनुप्रिया के पास पहुंचे तो आकाश उसे अनुप्रिया को परेशान कर रहा था, उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा इतनी नींद में क्यों रहती है? ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट में वह कैसे सो सकती है? आकाश ने रोते हुए मन में सोचा। अंकिता बोली, अनुप्रिया, तुम यहाँ हो। रियान की टीम दूसरी तरफ है, चलो वहां चलते हैं। लेकिन अनुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश ने कहा, मिस, आपको यूं ही दूसरे लोगों को अपनी बहन नहीं कहना चाहिए। बेशक आकाश अनुप्रिया और अंकिता के रिश्ते के बारे में जानता था। हालांकि चूंकि अनुप्रिया ने अंकिता को अपनी बहन नहीं माना है, इसलिए उसने अंकिता से बेरुखी बात की। उसके जैसे लोगों से तुरंत निपटा जाना चाहिए, आकाश ने मन में सोचा। वह मेरी बड़ी बहन है। अंकिता की आंखें भर आईं और उसने दुखी होकर कहा, अनुप्रिया, प्लीज मुझे नजरअंदाज न करें, ठीक है? मैं तुरंत घर से चली जाऊंगी। जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंकिता ने अनुप्रिया को बोलने का मौका नहीं दिया और जारी रखा, क्या तुम आज रात रियान की रेस देखने के लिए यहाँ आई थी? चलो एक साथ उनकी टीम में चलते हैं, ठीक है? रेस के बाद हम एक साथ घर जा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगा। अनुप्रिया फिर भी चुप रही। रियान किसी को भी अपनी प्यारी अंकिता के लिए बेरुखी बरतते हुए नहीं देख सकता था। उसने गुस्से में डांटते हुए कहा, अनुप्रिया, तुम बहुत घमंडी हो। अंकिता तुमसे बात कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नजरअंदाज करने की? उससे तुरंत माफी मांगो। अनुप्रिया ने लापरवाही से आंखें खोली और रियान को प्यार से याद दिलाया, मिस्टर रियान वर्मा, अगर आप अटेंशन चाहते हैं तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। यह आपकी टीम नहीं है, यहाँ आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। तुम मेरे साथ आओ, अच्छा बर्ताव करो और वहीं रहो। रेस पूरी करने के बाद हम एक साथ घर जाएंगे, रियान ने आदेश दिया। वह अंदर ही अंदर झुंझलाया, उसे वापस जाना चाहिए और डैड और अंकिता से माफी मांगनी चाहिए। उसके लिए स्टोर रूम में रहना अनएक्सेप्टेबल क्यों है? यह कुत्ते के घर में रहने से बेहतर है। वह अपने आप को क्या समझती है? उसकी इतनी नकचड़ी होने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर रियान वर्मा, आपको क्या लगता है कि आप ऑर्डर देने वाले कौन हैं? अनुप्रिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रियान चिल्लाया। आकाश के पीछे मौजूद कुछ लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, तो आकाश को जो पार्टनर मिली वह ओपोनेंट टीम के लीडर की छोटी बहन है। क्या यह एक मजाक है? अनुप्रिया सरकास्टिक तरीके से उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, मेरा भाई। तुम कौन हो? क्या तुम अंकिता के बड़े भाई नहीं हो? तुम लोगों को मुझे अपनी बहन कहने में शर्म नहीं आती है? हाँ, बड़ा भाई। यह सोचते ही वह अंदर ही अंदर खिलखिला उठी। अगर यह 2 महीने पहले की बात होती तो वह रियान के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दे सकती थी ताकि वह उसे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट कर सके।
लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शब्द अब बहुत घटिया और घिनौना लगता है। रियान ने दांत पीसते हुए कहा, इतनी बेवकूफ मत बनो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी वर्मा परिवार का बकाया चुका पाओगे? वह से मानता था कि अनुप्रिया पर वर्मा परिवार का आभार है। हम उसे ग्रामीण इलाकों से मुंबई वापस ले आए, उसे वर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी का दर्जा दिया और उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। वह और क्या चाह रही है? क्या मैंने पहले ही तुम्हारे परिवार का बकाया नहीं चुकाया? क्या तुम्हें लगता है कि 20,000 बहुत कम है? अनुप्रिया ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि 20,000 वर्मा परिवार की तुम्हारी हेल्प करने के लिए किए गए हर काम की भरपाई के लिए काफी है? रियान ऐसे चिल्लाया जैसे उसने अभी अभी कोई चुटकुला सुना हो। क्या अनुप्रिया जाएगी रिहान की टीम में या अंकिता होगी फिर से लकी गर्ल? चैप्टर 13। अनुप्रिया ने जवाब दिया, तुम्हारे परिवार ने मुझे एक एलीट स्कूल में भेजा। क्या तुम सभी ने यह नहीं कहा कि मुझे अंकिता का साथ देने के लिए स्कूल जाना चाहिए? मेरे मना करने पर भी तुमने मुझे स्कूल जाने के लिए मजबूर किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस सपोर्ट कहते हो। ओह! अनुप्रिया के एक्सप्रेशन ने अचानक एहसास का संकेत दिया। तो तुम चाहते हो कि मैं ट्यूशन फीस पे करूं? हो? कोई बात नहीं। 1 महीने की ट्यूशन फीस 20,000 थी। यह पैसा जल्द ही वर्मा परिवार को भेज दिया जाएगा। तब हम बराबर हो जाएंगे, है ना? उसने आगे कहा, अगर तुम इंटरेस्ट को शामिल करना चाहते हो तो यह भी ठीक है। चलो इंटरेस्ट रेट को ऊंचा रखें। 5% के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगी। यह कुल 1 लाख होंगे। रियान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने मन ही मन शाप दिया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वह पैसों के दम पर मुझे अपमानित कर रही है। अनुप्रिया, तुम ऐसा कुछ कैसे कह सकती हो? डैड और मोम तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश होंगे। हमारे सभी भाई भी तुम्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं। जब तुम घर से भाग गईं तो तुमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। बस हमारी बात सुनो और आओ घर वापस, ठीक है? अंकिता ने रोते हुए कहा। उसकी रुआंसी आवाज ने रियान का दिल तोड़ दिया। अनुप्रिया ने जवाब दिया, क्या वे खुश होंगे? क्या वे हर दिन फिक्र महसूस नहीं करेंगे, इस डर से कि मैं तुम्हें धमकाऊंगी? उनकी असली बेटी के रूप में मैं 100 वर्ग फुट से छोटे कमरे में रहती हूँ, जबकि तुम गोद ली हुई बेटी का तीसरी मंजिल पर एक कंफर्टेबल रूम है। तुम्हारी क्लोसेस्ट अकेले 3 स्टोर रूम जितनी बड़ी है। अगर तुम विक्टिम का रोल प्ले करना चाहती की भूमिका हो तो कहीं और जाओ। तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है। तभी आकाश को एहसास हुआ कि अनुप्रिया जितना वह जानता था उससे कहीं ज्यादा सहन कर रही थी। यू बोथ गेट लॉस्ट, वह रियान और अंकिता पर चिल्लाया। आकाश, तुम्हें मुझसे ऐसा कहने का क्या अधिकार है? रियान आकाश पर चिल्लाया। उसकी नजर में प्रोवोकेशन बहुत साफ थी। अनुप्रिया ने शांति से कहा, अगर तुम चाहते हो कि आज रात की रेस बिना किसी रुकावट के खत्म हो जाए तो बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ। नहीं तो मैं बिगाड़ने में संकोच नहीं करूंगी। रियान, चलो वापस चलते हैं। रेस जल्द ही शुरू होगी और तुम्हें तैयारी करनी होगी। अनुप्रिया कुछ समय में कहीं नहीं जाएगी। हम रेस के बाद उसे ले लेंगे, अंकिता ने रियान से रिक्वेस्ट की। रियान ने आखिरकार उकसावे पर हार मान ली और अनुप्रिया को अंतिम धमकी देते हुए बुदबुदाया, बस तुम इंतजार करो। रेस जल्द ही शुरू होगी। पहली रेस में आकाश और रियान एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। रियान ने आकाश पर ताना मारते हुए कहा कि वह रेस शुरू होने से पहले ही लूजर था। अनुप्रिया ने आकाश को सलाह दी, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और अगर कुछ भी छूटता महसूस हो तो तुरंत ब्रेक खींच लेना। समझ गए?
वह उस सटीक एक्सीडेंट के बारे में नहीं जानती थी जिसके कारण पिछले जीवन में आकाश का हाथ टूट गया था, लेकिन यह रेस के दौरान हुआ होगा। चूंकि आकाश पार्टिसिपेट करना चाहता था, अनुप्रिया ने उसे करने दिया। अगर कुछ गलत हुआ तो वह उसके लिए मौजूद रहेंगी। आकाश, सिर्फ रेसिंग ही काफी रोमांचकारी नहीं है, रियान ने प्रोवोकेटिव ढंग से कहा। तो तुम इसे कैसे दिलचस्प बनाना चाहते हो? आकाश ने पूछा। रियान ने आगे कहा, हाउ अबाउट वी ईच टेक अ फीमेल पार्टनर अलोंग फॉर द राइड। वे पैसेंजर सीट पर बैठेंगी। देखते हैं कौन सबसे तेज समय में फिनिश लाइन तक पहुंच सकता है। ओह, और तुम्हारा पार्टनर कार से बाहर निकलने के 5 मिनट बाद भी डिस्कम्फर्ट का कोई साइन नहीं दिखा सकता है। तुम क्या कहते हो? आकाश सहमत हुआ। ओके। हाउ शुड आई चूज माई पार्टनर? हाउएवर यू लाइक, रियान ने जवाब दिया। रियान वैसे भी अंकिता को ही चुनेगा। आखिरकार अंकिता ने उसके साथ बहुत सी कार रेस देखी थी और पहले भी उसकी कार में सवार हुई थी। उसने मतली या बेहोशी जैसी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, बल्कि रोमांच महसूस किया। इस बीच रियान आकाश को अच्छी तरह से जानता था। वो हमेशा अकेला रहता था। आकाश के साथ लड़कियां बहुत कम दिखती थीं। उसकी कार में घूमने जाने वाली लड़कियों की तो बात ही छोड़ दें। अंकिता की ओर कॉन्फिडेंस से मुड़ते हुए रियान ने कहा, अंकिता, क्या तुम मेरी पार्टनर बन सकती हो? अंकिता तुरंत सहमत हुई। दूसरी तरफ आकाश ने अनुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा, अनुप्रिया, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। अगले ही पल अनुप्रिया आगे की सीट पर बैठ गई और रेस शुरू होने का इंतजार करने लगी। दोनों कारें एक साथ खड़ी थी। इंजन के गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। झंडे के गिरते ही वे आगे बढ़े और धूल के बादल में गायब हो गए। ईपीडब्ल्यू अनुभवी ड्राइवर खतरनाक मोड़ों पर तेज स्पीड से चलना बेहतर जानते थे, लेकिन आकाश और रियान ने फिनिश लाइन के लिए निशाना लगाते हुए पैडल को मेटल पर चढ़ा दिया। रियान की कार आगे थी, लेकिन आकाश की कार उसके इतनी करीब थी कि आकाश किसी भी समय रियान से आगे निकल सकता था। रियान ने आकाश की बढ़त को रोकते हुए एस-कर्व टेक्निक का इस्तेमाल किया। कारों को ओवरटेक करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रेट और हाई स्पीड कर्व पर था, जिसमें जिगजैग मोड़ और लाइन में हेयरपिन कॉर्नर थे। जब वे शिखर के दूसरे हेयरपिन से टकराए तो अनुप्रिया तेजी से दाईं ओर मुड़ी और एक्सीलेटर चालू कर दिया, जिससे कार तेजी से आगे बढ़ गई। रियान, जिसे जीत की उम्मीद थी, यह नजारा देखकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। रियान ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। जीतने की चाह में वह अपने होशहवास से भी बाहर हो गया, जिससे कार एक तरफ फिसल गई। अंकिता डर के मारे चिल्ला उठी। उसकी चीख ने रियान को और ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने घबराहट में स्टीयरिंग को झटका दिया और खतरे की परवाह किए बिना फिनिश लाइन की ओर बढ़ गया। आह! वेट! वेट! मुझे डर लग रहा है, अंकिता पूरे समय चिल्लाती रही। हेल्पलेस होकर वह स्टीयरिंग व्हील से जोर जोर से हिलाने लगी, जिससे रियान सदमे में आ गया। कार सीधी सड़क पर इधर उधर घूमने लगी और ब्रेक उसे रोक नहीं सके। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती, अंकिता चिल्लाई। क्या अंकिता की वजह से रेहान की कार का हो जाएगा खतरनाक एक्सीडेंट? जाने के लिए सुनिए चैप्टर 14। एक जोरदार टक्कर और अंकिता की चीख के साथ कार रुक गई। आकाश की कार उनका रास्ता रोक रही थी। उनकी जान बचाने के लिए आकाश और अनुप्रिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर रियान की कार को रुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वे अब सेफ थे, रियान अंकिता जितना लकी नहीं था। जब अंकिता रियान के साथ स्टीयरिंग व्हील के लिए लड़ी तो वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और जैसे ही कार क्रैश होने वाली थी, अंकिता ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका हाथ फंस गया। जैसे ही कार रुकी,
अंकिता ने कार का दरवाजा खोला और मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर निकली कि वह मरना नहीं चाहती। घबराहट में उसने अपने घायल भाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आकाश और अनुप्रिया अपनी कार से बाहर निकले और धीरे धीरे रियान की कार के दरवाजे तक चले गए। फिर आकाश ने कार का दरवाजा खोलने में मदद की। तुम हार गए, रियान। तुम और तुम्हारा पार्टनर दोनों। लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसे आदमी को लात नहीं मारूंगा जो नीचे गिर गया है। और हाँ, लगता है कि तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हें फंसा हुआ छोड़कर भाग गई है, लेकिन मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा है। क्या वे तुम्हारी बाह बचा सकते हैं? वेल, दैट्स फेट। आकाश को वर्मा परिवार के लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। उसने सोचा, उन्होंने जो बोया था वही काटने के वे हकदार थे। खतरा होने पर उसकी प्यारी छोटी बहन ने उसे तुरंत छोड़ दिया। रियान ने दर्द से अपने दांत भींच लिए। उसे लगा कि उसका हाथ टूट गया है और वह अब रेसिंग या मुक्केबाजी नहीं कर सकता। हालांकि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी सबसे प्यारी बहन उसे छोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गई थी। विडंबना यह है कि जिस बहन से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अनुप्रिया जो कुछ भी हो रहा था उसे बेरुखी से देखा। अनुप्रिया के पिछले जीवन में रियान ने अंतिम समय में कंपटीशन के रूल को बदल दिया था, जिससे आकाश को एक नोविस पार्टनर चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण आकाश को अपना हाथ खोना पड़ा। इस करंट लाइफ में सिचुएशन बदल गई थी। अनुप्रिया ने सोचा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? उसने अपनी आंखों में अथाह इमोशन के साथ रियान की ओर देखा। इसके बाद वह बिना पीछे देखे अपनी कार की ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उसके पीछे आकाश तेजी से पैसेंजर सीट पर चढ़ गया, यह सोचकर कि ऐसा न हो कि अनुप्रिया उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दे। अनुप्रिया ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार शिखर से गायब हो गई। इसमें कोई शक नहीं, सबसे दुखी व्यक्ति रियान है। वह चैंपियनशिप हार गया, उसकी बहन अंकिता ने उसे छोड़ दिया और कोई भी उसका हालचाल पूछने नहीं आया जब तक कि आधे घंटे बाद एक एम्बुलेंस नहीं आई और उसे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो दर्द के कारण रियान बेहोश हो चुका था। शुक्र है, उसे बचाने के लिए कोई वहां मौजूद था। अनुप्रिया ने कार को घुमावदार सड़क पर पार्क किया और घर के अंदर चली गई। आकाश थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता नहीं था कि अनुप्रिया गुस्से में क्यों थी। इसके अलावा उसने इतना अग्रेसिव टेम्पर भी दिखाया। निशांत अनुप्रिया के घर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा अनुप्रिया आ गई, वो आगे आकर बोला, वेलकम बैक मिस अनुप्रिया। आप थकी हुई होंगी, अच्छे से आराम करो, कल आपकी क्लास है। थैंक यू अंकल, आपको भी जल्द आना चाहिए। इतना कहकर अनुप्रिया अपने कमरे में लौट आई। उसने खुद से कहा, अनुप्रिया, यह उसके खुद के कर्म है। रियान ने जो बोया वही काटा। अगर उसने रूल न बदले होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या तुमने अपने पिछले जीवन में आकाश की ट्रेजेडी से काफी सीख नहीं ली है? रियान का एक भाई है जो एक टैलेंटेड डॉक्टर है, लेकिन उस समय आकाश को किसने बचाया था? रियान को जो मिला वह उसका हकदार है। रियान को हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया। कामिनी ने हताशा के साथ डॉक्टर का हाथ पकड़कर विनती की, डॉक्टर हुडा, आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। उसका हाथ ठीक होना चाहिए। मैडम, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नहीं, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। मेरा दूसरा बेटा करेगा। यह याद करते हुए कि जितेश एक डॉक्टर था, उसने अचानक किसी अन्य डॉक्टर के स्किल पर विश्वास खो दिया। डॉक्टर अनुराग हुडा गुस्से से लाल हो गए। आखिरकार वह हॉस्पिटल में एक हाईली एस्टीम्ड डॉक्टर थे। कामिनी ने जल्दी से जितेश को फोन किया, जो उसी हॉस्पिटल में था।
खबर सुनकर जितेश तुरंत कामिनी से मिलने गया। जब जितेश ने कामिनी का वरीद लुक देखा तो उसने झट से पूछा, मुंह क्या हो रहा है? उनके पास खड़े होकर डॉक्टर अनुराग हैरान हुए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कामिनी जितेश की मां होगी। फिर भी अब कोई एक्सेप्शनल डॉक्टर क्या कर सकता है? वे रियान की बाह का इलाज करने का सबसे अच्छा समय से पहले ही चूक चुके थे। बेहतर होता कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता जब उसका हाथ चल रहा था। लेकिन एम्बुलेंस के इंतजार में बहुत समय बर्बाद हुआ और कामिनी ने डॉक्टरों को रियान का ऑपरेशन करने के बजाय जितेश के आने के इंतजार पर जोर दिया। मुझे नहीं पता। जब एक्सीडेंट हुआ तब रियान रेसिंग में था। जितेश, माय बॉय, यू हैव टू सेव हिम। उसकी बाह, यह उसके लिए सब कुछ है। बोलते बोलते कामिनी फूट फूट कर रोने लगी। वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था और जब उसने खबर सुनी रियान पहले से ही एम्बुलेंस में था। मुंह, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रियान स्ट्रांग है। मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ। आगे कुछ भी कहे बिना जितेश सीधे स्टेराइल वार्ड में गया और कपड़े बदल लिए। अपनी प्रोफेशनल एथिक को बरकरार रखते हुए डॉक्टर हुड्डा ने भी उसे फॉलो किया। डॉक्टर जितेश, शायद आपको पहले हालत को पूरी तरह से समझना चाहिए। पेशेंट ऑप्टिमल ट्रीटमेंट पीरियड से चूक गया है। जितेश ने डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने डॉक्टर हुड्डा की छाती पर लगे बैज पर नजर डाली और बहुत अहंकार से जवाब दिया, डॉक्टर हुड्डा, सिर्फ इसलिए कि आप उसे नहीं बचा सकते इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी नहीं बचा सकते। यह सुनकर डॉक्टर हुड्डा इतना गुस्सा हुए कि वह एक शब्द भी नहीं बड़बड़ा सके और सोचा, वर्मा परिवार बहुत अहंकारी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो सचमुच अपने भाई की बाह बचा सकता है। सर्जरी के दौरान जितेश का इरादा रियान के जोड़ की मरम्मत करना था, फिर उसकी मसल्स और लिगामेंट्स को ठीक करना था। लेकिन उसने पाया कि यह इम्पॉसिबल था क्योंकि रियान की हड्डियां टूट गई थी और लिगामेंट्स को रिपेयर इम्पॉसिबल था। अगर रियान आधे घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता तो आशा होती, लेकिन इस समय जितेश को बेबस महसूस हुआ। जितेश ने रियान की बाह को ठीक करने की हर संभव कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह टूटे हुए हाथ को ठीक नहीं कर सका। भले ही वह इसे सिल सके, रियान का हाथ कभी भी अपनी पिछली स्टेट में पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएगा। क्या रियान खो देगा अपना हाथ या फिर जितेश बचा लेगा अपने भाई का हाथ? जाने के लिए पढ़िए चैप्टर 15। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जितेश अंत में ऑपरेटिंग रूम से बाहर आ गया। सुबह के 3 बज चुके थे। जितेश को देखकर कामिनी जल्दी से आगे बढ़ी और बेचैनी से पूछा, जितेश, रियान की बाह कैसी है? क्या वह ठीक है? मोम, रियान ठीक है, लेकिन उसका हाथ। जितेश ने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन वह केवल रियान के हाथ को उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस रख सका। फिर भी यह इसे इसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लौटा सका। रियान के पास अब खुद से कटोरा पकड़ने की भी ताकत नहीं होगी। डॉक्टर हुड्डा वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने परिवार की ओर देखा और कहा, मिसेस वर्मा, अगर मुझे ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई होती तो मैं कम से कम आपके बेटे का हाथ बचा सकता था। भले ही वह रेसिंग कार नहीं चला सकता था, वह कम से कम एक साधारण गाड़ी तो चला सकता था। उन्होंने आगे कहा, बदकिस्मती से आप डॉक्टर वर्मा के आने का इंतजार करना चाहती थी। मुझे लगता है कि पेशेंट के लिए अब पेन पकड़ना भी मुश्किल होगा। शुरू में डॉक्टर हुड्डा ने कामिनी की नासमझी पर आंखें मूंद ली, लेकिन जितेश के अहंकार ने उन्हें नाराज कर दिया। अगर दुनिया में कोई चमत्कार कर सकने वाला कोई इंसान है तो वह फेय है। लेकिन फेय गायब हो गया था। डॉक्टर हुड्डा की बात सुनकर कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। साथ ही जितेश के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़ गई। हालांकि जितेश और कामिनी को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ।
इसके बजाय उन्होंने रियान की बांह को समय पर नहीं बचाने के लिए डॉक्टर हुड्डा को दोषी ठहराया। डॉक्टर हुड्डा ने जवाब दिया, वर्मा परिवार बहुत बेशर्म है। डॉ वर्मा, आपकी मां ने मुझे ऑपरेशन करने से रोक दिया था। अब आप सभी मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। आप कितने बेशर्म हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे सर्विलांस रूम में जल्दी जाना होगा, नहीं तो आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सकते। इतना कहते ही डॉक्टर हुड्डा सर्विलांस रूम के लिए चले गए। कामिनी ने डॉक्टर हुड्डा की पीठ को घूरकर देखा। जितेश, क्या तुम और कुछ नहीं कर सकते? कामिनी ने हार मानने से इनकार करते हुए पूछा। जितेश ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया, जब रियान जागेगा तो मैं एक्सपर्ट से उसकी सिचुएशन को देखने के लिए कहूंगा। अगले दिन रियान उठा तो पाया कि हर कोई वहां था। जैसे ही रियान अपनी आंखें खोली, अंकिता ने चिल्लाकर कहा, जिससे रियान बेड के आसपास अचानक भीड़ जमा हो गई। अंकिता बहुत चिंतित लग रही थी, उसके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। रियान, फाइनली तुम जाग गए। रियान, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ बेहतर लग रहा है? कामिनी ने चिंतित होकर पूछा। रजत ने वरिड टोन में कहा, अच्छा हुआ तुम जाग गए, रियान। रजत ने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि रियान ठीक था। जहां तक उसके हाथ की बात है, अगर ठीक होने का कोई और रास्ता नहीं होता तो वह रेसिंग और मुक्केबाजी छोड़ सकता था। तुमने मुझे सचमुच डरा दिया था, रियान। मुझे खुशी है कि तुम जाग गए। अंकिता ने रोना बंद करके मुस्कुराते हुए कहा। वह कल की तरह रियान के साथ मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वह डरकर वह ड्राइवर की कार में बैठ गई और घर लौट आई। हालांकि जब वह शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह बेतुका था। उसने सोचा, क्या होगा अगर रियान इसके लिए मुझसे नफरत करता है? रियान की खोज के लिए उसके पास साहिल और रोहन को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वे घुमावदार सड़क पर वापस आए तो वहां कोई नहीं था। जब तक कामिनी ने उन्हें कॉल नहीं लगाया तब तक उसे नहीं पता था कि रियान को अस्पताल भेजा जा चुका है। चूंकि रोहन और साहिल ने अंकिता को देर से हॉस्पिटल जाने से रोका था, इसलिए वो रियान से मिलने के लिए आज सुबह आई थी। रियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोल्ड यादें वापस लौट आईं। उसे याद आया कि कैसे अंकिता ने उसे एक्सीडेंट साइट पर छोड़ दिया था। रियान ने नाराजगी के साथ उस पर आरोप लगाया। क्या ऐसा है? हम दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी तुम मुझे छोड़कर अकेले घर चले गई। साहिल ने कहा। रियान, एक सेकंड रुको। क्या तुम कह रहे हो कि एक्सीडेंट के लिए दोषी अंकिता है? क्या तुम उस पर आरोप लगा रही हैं? आरोपों से दंग अंकिता रोने लगी। रियान, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अनुप्रिया की कार अचानक हमसे टकरा गई, इसलिए मैं बहुत डर गई। मुझे डर था कि वह मेरे लिए अपनी नफरत के कारण तुम्हें फिर से चोट पहुंचाएगी। इसीलिए मुझे उसे तुमसे दूर करने के लिए भागना पड़ा। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, रियान। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने साहिल भैया और रोहन भैया को बताया और हम तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। लेकिन तब तक तुम पहले से ही हॉस्पिटल में थे। जैसे ही अंकिता सिसकने लगी, सभी को यह क्लियर हो गया कि अनुप्रिया ही थी जिसने रियान के हाथ में चोट पहुंचाई थी। रजत ने पूरी तरह से गुस्से में कहा, डैम इट, दैट इंग्रेट। उसकी तुम्हें कार से टक्कर मारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे उसे सबक सिखाना होगा। रियान ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने सोचा, क्या ऐसा है? क्या अनुप्रिया ने जानबूझकर ऐसा किया? फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर अनुप्रिया ने उस क्रिटिकल मोमेंट में उन्हें छोड़ दिया होता तो बेशक उसकी और अंकिता की जान चली जाती। हालांकि अनुप्रिया ने आकाश को रियान की कार में टक्कर मारकर यह सब जोखिम उठाने में संकोच नहीं किया। रियान बच गया,
लेकिन आकाश की कार का शीशा लगभग डैमेज हो गया था। रियान, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अंकिता ने घबराते हुए पूछा। मैं तुम्हें जानबूझकर कभी नहीं छोड़ूंगी। भले ही अनुप्रिया मुझसे नफरत करती हो, तुम उसके भाई हो। मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। रियान अविचल रहा। यह देखकर अंकिता के भीतर आक्रोश फूट पड़ा। वह इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? इस्तीफा देते हुए उसने कहा, रियान, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं चली जाऊंगी। यह मेरी गलती है कि तुम ऐसे हो गए। मुझे अब यहाँ रहने में बहुत शर्म आ रही है। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया और रियान की तरफ देखते हुए कहा, रियान, मुझे विश्वास है कि अंकिता ने क्या कहा। तुमने उसे गलत समझा होगा। जब साहिल और मैं उस घुमावदार सड़क पर तुम्हें ढूंढने गए तो अंकिता वरीद थी, बीमार थी। साहिल ने भी अंकिता की कहानी पर विश्वास करते हुए कहा। अंकिता पूरी रात रोती रही। जैसे ही उसे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, वह तुम्हें देखना चाहती थी। यह मैं और साहिल ही थे जिन्होंने उसे देर रात यहाँ आने से रोका। मैं अंकिता, आई एम सॉरी। बिना सोचे समझे मुझे तुम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। रियान को अभी भी महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि सभी ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसने अंकिता को गलत समझा है। उसने सोचा कि उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। रिहान क्या कभी अंकिता के हंसली चेहरे को पहचान पाएगा, और क्या कभी रिहान का हाथ फिर से ठीक हो पाएगा? जाने के लिए सुनिए रिबॉर्न ऑफ बायोलॉजिकल क्रूएल विलेनेस, चैप्टर 15। संतुष्ट होकर अंकिता ने कहा, रियान, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे राहत है कि अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अविनाश ने कहा, मुझे खुशी है कि गलतफहमी दूर हो गई। वह अंकिता पर भी बिना शर्त विश्वास करता था। उसे यकीन था कि वह काइंड और इनोसेंट थी, और उसने जो कुछ भी किया वह अपने भाइयों की खातिर था, इसलिए रियान को छोड़ने जैसा कुछ करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। यह सब अनुप्रिया की गलती है। इतना कहते ही रोहन ने अपने माता पिता को दोषी ठहराया। आपने उसे हमारे जीवन में वापस क्यों आने दिया? उसने अंकिता को पीड़ा देने के अलावा कुछ नहीं किया है, और अब उसने रियान को भी चोट पहुंचाई है। आगे क्या होगा? क्या वह अब वाकई भाइयों से बदला लेगी? कामिनी और रजत को भी अनुप्रिया को घर वापस लाने के अपने फैसले पर अफसोस हुआ। रजत ने कहा, मैं उसे वापस चाहता था क्योंकि आखिरकार वह हमारी बच्ची है। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि 18 साल तक ग्रामीण इलाके में रहने वाली अनुप्रिया इतनी घमंडी और गमवार लड़की बन जाएगी। रजत का खून खौल उठा, रियान के हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस आदमी ने अनुप्रिया की ओर से उन्हें पैसे भेजे थे, वह रात करीब 9 बजे फिर आया। कल रात एक सूटकेस लेकर और अनुप्रिया की पिछले 2 महीनों की स्कूल फीस लौटा रहा था। यह पैसा रजत के लिए अपमानजनक था। रजत ने सोचा, अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी, तो मुझे उसे पहले ही वापस नहीं लाना चाहिए था। अविनाश ने शांति से लेकिन सख्ती से कहा, डैड, अनुप्रिया को मैं संभाल लूंगा। मैं उसे 2 साल के लिए डेजर्ट आइलैंड भेज दूंगा। उनकी घोषणा से अनुप्रिया के भाग्य का फैसला होता दिख रहा था। अंकिता बहुत खुश हुई क्योंकि उसे ऐसे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह कभी भी डेजर्ट आइलैंड नहीं गई थी, जो अविनाश के पास था, लेकिन उसने अविनाश इस जगह के बारे में काफी कुछ सुना था। वह एक बंजर जगह थी। जिन लोगों को वहां भेजा गया था वे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सके। अनुप्रिया के लिए अविनाश की हॉस्टिलिटी को देखते हुए अंकिता को एहसास हुआ कि वह इन लपटों को भड़का सकती है। अविनाश, प्लीज अनुप्रिया के साथ ऐसा मत करो। हो सकता है कि उसका ऐसा इरादा न हो। बात सिर्फ इतनी है, वह मुझे पसंद नहीं करती। मुझे यकीन है कि एक बार जब मैं उसकी जिंदगी से बाहर हो जाऊंगी, तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा।
और कोई और एक्सीडेंट नहीं होगी, अंकिता ने विनती की। उसके शब्दों ने दिलासा देने के बजाय सभी के गुस्से को और भड़का दिया। अविनाश ने अंकिता के कंधे पर दिलासा भरा हाथ रखते हुए जवाब दिया, अंकिता, वो तुम्हारी काइंडनेस के लायक नहीं है। अनुप्रिया को तुम्हें रिजेक्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर वह तुम्हें नापसंद करती है तो वह वर्मा परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। रोहन ने गुस्से में कहा, अविनाश सही है। अंकिता, तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ एक मतलबी इंसान है। दूसरी तरफ अनुप्रिया अपनी ओर से अपनी यूजुअल रूटीन से निपट रही थी। अपने लेसन के लिए अपनी क्लास में जा रही थी। जैसे ही वो अपनी सीट पर गई, उसे झुंझलाहट महसूस हुई क्योंकि उसकी डेस्क पर कचरा था। अनुप्रिया ने अपना फोन निकाला और अपने डेस्क पर गंदगी की कुछ तस्वीरें खींच लीं और क्लास में सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, यह किसने किया? अभी माफी मांगो। जब मुझे पता चल जाएगा यह किसने किया है तो उसे बाद में पछतावा होगा। अनुप्रिया ने फिर उल्टी गिनती शुरू कर दी। 1 2 3। अंकिता की बेस्ट फ्रेंड अदिति अपनी चेयर से उठी और बोली, अनुप्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? बस किसी ने गलती से तुम्हारे डेस्क पर कुछ कचरा फेंक दिया है। मामले को बढ़ाना बंद करो। इसके अलावा वे दूसरों के बजाय केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों करेंगे? अगर तुम क्लास अटेंड नहीं करना चाहती तो बाहर निकल जाओ। हमें एक शांति भरा कमरा चाहिए। अनुप्रिया की खतरनाक निगाहें अदिति पर टिक गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो यह तुम हो? अदिति ने अनुप्रिया को घमंड से देखते हुए जवाब दिया, तुम बिना सबूत के लोगों पर उंगलियां उठाने में तेज हो। एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव करने के बजाय उसे क्यों नहीं ढूंढती जिसने ऐसा किया है? लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम सिर्फ एक गांव से आई गवार हो और तुम्हारा घटिया नेचर कुछ ऐसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट 18 साल के हो गए हैं। अगर कोई सामने आकर नहीं बताना चाहता है तो चलो इसे दूसरे तरीके से संभाले। इतना कहते ही अनुप्रिया ने फोन लिया और एक नंबर डायल किया। हेलो, 100। मैं एलिट हाई स्कूल से 12 क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मेरी क्लास के स्टूडेंट मुझे बुली कर रहे हैं। क्या आप इस मामले की जांच करने के लिए स्कूल आ सकते हैं? अनुप्रिया ने किसी धमकाने वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी शिकायत इतनी सीरियस थी कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन वर्षों में स्कूल बुली के मामले लगातार सामने आए और पुलिस ने हर रिपोर्ट की गहनता से जांच की, खासकर मुंबई में। अब जब एक स्टूडेंट ने इसकी रिपोर्ट करने के लिए फोन किया था तो पुलिस इसे बहुत इम्पोर्टेंस देगी। अदिति घबराहट में चिल्लाई, अनुप्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फोन करने की? एंड दिस कॉल इमीडिएटली, यू आर क्रॉसिंग अ लाइन। लेकिन अनुप्रिया लाइन पर बनी रही। ऑफिसर, आपने सुना, मेरी क्लासमेट जिसका नाम अदिति है वो मुझे धमकी दे रही है और आप गवाह हैं। इतना कहते ही अनुप्रिया ने शांति से फोन रख दिया और सीन रिकॉर्ड कर लिया और सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, हिलो मत। क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने पर ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। आज अनुप्रिया का इरादा क्लास के कीड़े को बाहर निकालने का था। अगर एग्जाम तक हर कोई शांति से रह रहा तो वह इन लोगों निशाना नहीं बनाती। बदकिस्मती से कुछ लोगों को यह पता ही नहीं था कि उनके लिए क्या अच्छा है। संकेत ने उठकर कहा, आर यू डन अनुप्रिया? हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। क्या तिल का ताड़ बनाकर पहाड़ बनाना जरूरी है? जब क्लास टीचर क्लास के अंदर आए तो उन्होंने सबको एक दूसरे से फुसफुसाते देखा। उन्होंने पूछताछ की, आप लोग किस बारे में बहस कर रहे हैं? क्या आप लोग नहीं जानते कि पीरियड शुरू हो चुका है? फिर उन्होंने अनुप्रिया के एक तरफ खड़ा देखा। एक स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और अनुप्रिया की ओर इशारा किया, सर, समवन इज डिसरप्टिंग द क्लासरूम डिसिप्लिन.
क्या अनुप्रिया अदिति को सबक सिखाने में होगी कामयाब? जाने के लिए सुनिए अगला पार्ट। चैप्टर 17। वह अंकिता की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी, लेकिन अनुप्रिया उस स्टूडेंट का नाम याद नहीं कर पा रही थी। राजेश ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। अनुप्रिया, अपनी सीट पर वापस आ जाओ और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अनुप्रिया ने बेबाकी से जवाब दिया, मैं अभी अपनी सीट पर नहीं बैठ सकती, सर। राजेश ने अधीरता से उसकी कोने वाली सीट की ओर देखा कि यह कूड़े से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट उभर आई और उसने सोचा, क्या हो रहा है? राजेश ने चिल्लाते हुए क्लास से पूछा, क्या हो रहा है? यह किसने किया? जाहिर है किसी ने जानबूझकर अनुप्रिया के डेस्क पर कचरा डाला था। इससे उन्हें झटका लगा कि कोई उसकी क्लास में स्कूल वायलेंस में शामिल था। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर राजेश ने कहा, कोई सच नहीं बात रहा है, हो? फिर मैं इसकी जांच करूंगा। अदिति नाराजगी में बड़बड़ाई, सर, हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। इसके अलावा वे केवल अनुप्रिया को ही क्यों निशाना बनाएंगे, हमें नहीं? प्रॉब्लम अनुप्रिया की है। 12 क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास है, फिर भी वह थोड़ी सी चीज के लिए शिकायत कर रही है और हम सभी को फंसा रही है। वह बस हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वह नहीं चाहती थी कि टीचर इस मामले की जांच करे। उसने सोचा, वह महज एक देहाती बेवकूफ है। तो क्या हुआ अगर उसे धमकाया गया है? वह क्या कर सकती है? राजेश ने इस पर विचार करते हुए कहा, तुमने सही कहा, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने में सभी का समय बर्बाद होगा। अनुप्रिया, अपनी सीट साफ करो और लेसन के लिए तैयार हो जाओ। और क्लास के बाद मेरे ऑफिस आओ। राजेश ने शांति बनाए रखने और मुद्दे को कमतर आंकने का फैसला किया। मैं इसे छू नहीं सकती, सर। यह सबूत है कि मुझे तंग किया जा रहा है। पुलिस जल्द ही आ रही होगी। अनुप्रिया आगे बोलने से पहले रुकी। मैंने अभी शूट किया गया वीडियो प्रिंसिपल को भी ईमेल किया है। मेरा मानना है कि वह इसे पहले ही देख चुके हैं। अदिति यह सुनकर तुरंत घबरा गई कि अनुप्रिया ने वीडियो प्रिंसिपल को भेजा था। डेट्स इम्पॉसिबल। इस बेवकूफ के पास प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस कैसे हो सकता है? भले ही अनुप्रिया के पास प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस न हो, लेकिन इस समय प्रिंसिपल की कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक आया वीडियो बंद नहीं किया जा सकता था, चाहे उसने कुछ भी किया हो। जब प्रिंसिपल ने वीडियो देखा तो उन्होंने गुस्से में डेस्क को थपथपाया। जिस बच्ची को मैं 1 साल से ज्यादा समय खोज रहा हूं, वह मेरे स्कूल में है, लेकिन उसकी डेस्क कूड़े जैसी दिखने वाली चीज से इतनी गंदी क्यों है? क्या वह स्कूल वायलेंस का शिकार हुई है? मेरी स्टूडेंट को धमकाने की हिम्मत किसकी है? प्रिंसिपल मोंटी ने गुस्से में सोचा। अनुप्रिया, तुम डू यू थिंक आई वेंट टू फार सर? अनुप्रिया ने न समझने का नाटक किया और राजेश से नजरें मिलाईं। वह जानती थी कि इन टीचर्स से उसका बदला लेने की उम्मीद करना इम्पॉसिबल था। चूंकि वह प्रिंसिपल उसकी तलाश कर रहा था, उसने सोचा कि वह प्रिंसिपल को इस मामले का ध्यान रखने देगी। अब उसे छुपने या किसी को न देखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने एग्जिटेंस में लौटने की योजना बना ली थी। You're all classmates. You've indeed gone a little too far. राजेश ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसे डर था कि अनुप्रिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। अदिति नहीं चाहती थी कि कोई अनुप्रिया के लिए खड़ा हो, इसलिए उसने कहा, सर, शायद उसने किसी को फंसाने के लिए यह सब खुद ही डाला। उसके बहकावे में मत आओ। तभी पुलिस ऑफिसर पहुंचे और सख्त आवाज में मांग की, हमें किसने बुलाया? मैंने। अनुप्रिया की मधुर सुरीली आवाज ने तुरंत पुलिस ऑफिसर की सिंपैथी अर्जित कर ली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतनी मासूम लड़की को कैसे बुली कर सकता है। पुलिस अनुप्रिया के पास गई और उसकी डेस्क पर गंदगी और कचरा देखकर आईब्रो चढ़ा दी। क्या यह एक एलीट स्कूल नहीं है? ऐसी चालाकी भरी हरकत कौन करेगा?
पुलिस ऑफिसर ने मन में सोचा। एक पुलिस ऑफिसर ने पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, यह किसने किया? आगे आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करो और माफी मांगो। हम उससे नरमी से निपटेंगे। फिर भी किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इसी समय प्रिंसिपल भी अंदर आ गए। अनुप्रिया के परिचित चेहरे को देखते हुए वह चांद पर थे। यह बच्ची सचमुच यहाँ है, उन्होंने मन में सोचा। फिर उन्होंने नाराज भरी निगाहों से क्लास को देखा और कहा, यह किसने किया? सामने आओ। राजेश को उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल इतनी जल्दी आ जाएंगे। प्रिंसिपल सर। राजेश सर, आपकी क्लास के एक स्टूडेंट को धमकाया गया है। आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या कर रहे हैं? खासकर जब बात मेरी इस स्वीटहार्ट की आती है, प्रिंसिपल मोंटी ने अंदर ही अंदर जोड़ा। प्रिंसिपल सर, यह एक गलतफहमी है। राजेश ने घबराते हुए कहा। कैसी गलतफहमी? क्या आपको डेस्क पर सब साफ नहीं दिखाई दे रहा है? प्रिंसिपल चिल्लाए, इस बात से चकित होकर कि उसके टीचर इस तरह के मामलों से कैसे निपटते हैं। हालांकि वह यह भूल गए थे कि प्रॉब्लम से निपटने के दौरान उनका भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के प्रति वही रवैया था। तभी एक पुलिस अधिकारी ने धीरे से पूछा, चाइल्ड, अब तुम्हारे पास पुलिस और प्रिंसिपल हैं। हमें बताओ क्या हुआ था? सर, 2 महीने पहले स्कूल में एडमिशन होने के बाद से मैं हर दिन इससे गुजर रही हूँ। अनुप्रिया ने हर चीज के बारे में डिटेल से बताया। स्कूल के पहले दिन पानी के छींटे पड़ना और डेस्क पर पेन की स्याही गिर जाना बच्चों का खेल था। इससे भी बुरी चीजें हुई थी, जैसे कि बाथरूम में बंद कर दिया जाना। बाथरूम और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि जैनिटर दरवाजा खोलने नहीं आया। उसकी बुक्स भी विश्वास से परे गंदी थी। यह सुनकर पुलिसवाला सिर से पांव तक गुस्से से कांप उठे। यह कैसा एलीट स्कूल है? स्टूडेंट इतने खराब कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मन में सोचा। प्रिंसिपल भी गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके स्कूल में इतनी सारी काली भेड़ें होंगी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या आपके पास आपकी कही गई हर बात का कोई सबूत है? अनुप्रिया ने एक पल के लिए सोचा। उसके पास फोटो एविडेंस तो थे, लेकिन वे काफी ठोस नहीं थे। प्लीज वेट अ मिनट, ऑफिसर। इसके साथ ही अनुप्रिया अपना फोन निकाला और कुछ किया। 1 मिनट बाद उसने कहा, ऑफिसर, सभी सर्विलांस फुटेज आपके पुलिस स्टेशन के ईमेल पर भेज दिए गए हैं। आप अपने कलीग से चेक करने के लिए कह सकते हैं। चैप्टर 18। दंग होकर पुलिस ऑफिसर ने शक के साथ अपने कलीग को पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उनसे अपना ईमेल चेक करने को कहा। जैसा कि बाद में पता चला, उन्हें एक नया ईमेल मिला जिसमें फुटेज था। वीडियो में लोगों का एक ग्रुप अनुप्रिया को धमका रहा था, उसकी डेस्क को बेतरतीब जगहों पर ले जा रहा था और उसकी बुक्स और होमवर्क जहां चाहे वहां फेंक रहे थे। इससे पुलिस ऑफिसर भड़क गए। हालांकि वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट शामिल थे, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि उन सभी को गिरफ्तार किया जा सके। कहने की जरूरत नहीं, वे सभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट थे। पुलिस सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। पुलिस वाले दुविधा में फंस गए। अनुप्रिया यह देख सकती थी, जबकि अदिति ने राहत की लंबी सांस ली। तो क्या हुआ अगर पुलिस ने वीडियो देख लिया? लगभग सभी ने अनुप्रिया को बुली किया है, इसलिए वे हम सभी को पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे। वह अब क्या कर सकती है? अंदर से अदिति ने अनुप्रिया का मजाक उड़ाया। ऑफिसर, अगर आप परेशान महसूस कर रही हैं, तो इसे भूल जाइए, अनुप्रिया ने सोच समझकर कहा। उसने सोचा कि चूंकि यह पुलिस ऑफिसर मामले को संभाल नहीं सकता, इसलिए उसे किसी और को ढूंढना होगा जो यह कर सके। हमने फुटेज देखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसके अलावा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम हैं। हम केस फाइल नहीं कर सकते। अनुप्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, ऑफिसर, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे उनकी भलाई के लिए बलिदान देना चाहिए?
मुझे बिना माफी मांगे अपराधियों को माफ करना होगा। क्या आपका यही मतलब है? प्रिंसिपल जानते थे कि वह गुस्सा हो गई है। अनुप्रिया आगे कहा, अगर पुलिस इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो मुझे विश्वास है कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा। तुम क्या करने जा रही हो, चाइल्ड? मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ। मैं इतनी महान इंसान नहीं हूँ कि अपराधियों के लिए खुद को बलिदान कर दूं। अनुप्रिया ने आगे कहा, जो मैंने आपको भेजा था उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। क्योंकि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते, इसलिए मैं कानून को यह करने दूंगी। अनुप्रिया, जिसका पुनर्जन्म हुआ था, उसे चोट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। मिस्टर संतोष, हेल्प मी ड्रॉ अप सिविल कंप्लेंट। क्या हुआ, अनुप्रिया? संतोष ने चिंता से पूछा। ओह, कुछ नहीं। मुझे स्कूल में तंग किया गया है और मैं अपने सभी क्लासमेट पर केस करना चाहती हूँ। मैं आपको नामों की लिस्ट भेजूंगी। प्लीज अभी सिविल कंप्लेंट का ड्राफ्ट तैयार करें। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम ठीक हो? संतोष ने पूछताछ की। हाँ, मैं अब फोन रख रही हूँ। प्रिंसिपल ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अनुप्रिया स्कूल पर भी केस करेगी। अनुप्रिया, उम्मा, क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? इतना कहते ही उन्होंने सोचा, तुम किसी पर भी केस कर सकती हो, लेकिन स्कूल पर केस मत करो। जब क्लास में सभी ने सुना कि उन पर केस किया जा रहा है, तो वे तुरंत घबरा गए और एक स्वर में अदिति की ओर देखने लगे। अदिति भी इस समय अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उसे अचानक यह ख्याल आया कि अनुप्रिया को वर्मा परिवार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वे अनुप्रिया को केस के लिए पैसे देंगे। अनुप्रिया ने 2 पुलिस ऑफिसर और प्रिंसिपल की ओर देखा। प्रिंसिपल, ऑफिसर्स, अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, लेकिन ऑफिसर्स, ध्यान रखें कि आज के आउटकम के लिए आपको रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। अनुप्रिया अब आज के लेसन को जारी रखने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने अपना स्कूल बैग उठाया और स्प्रिंगमाउंट टाउन हाउस लौट आई। निशांत ने अभी अभी शॉपिंग पूरी की थी और घर आया था जब उसने देखा कि अनुप्रिया सोफे पर ऐसे गिरी हुई थी और बिल्कुल महिला जैसी नहीं लग रही थी। आप आज जल्दी वापस क्यों आई, मिस अनुप्रिया? निशांत ने पूछताछ की। मैं आज क्लास में नहीं जाना चाहती थी। बोलते हुए अनुप्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम किया। ठीक है, फिर मैं आज लंच के लिए खाना तैयार करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि निशांत अपनी बात पूरी कर पाता, अलार्म के साथ फोन बज उठा। इससे पता चलता है कि किसी ने अनुप्रिया के अकाउंट पर मैसेज किया है। मिस अनुप्रिया, मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ। निशांत ने अपना डिवाइस चालू किया और पाया कि कोई उसे डार्क वेब पर ढूंढ रहा था। क्या मिरेकल डॉक्टर अब घर आ सकती है? कंसल्टेंट फी को बढ़ाकर 100 किया जाएगा। यह एक मैसेज था जिसे रणधीर ने यश को भेजने के लिए कहा था। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। 1 साल पहले एक मिशन के दौरान रणधीर के दोस्त राघव वर्मा को जहर दे दिया गया था और रणधीर को बचाने के चक्कर नस उसके पैर की हड्डियां कुचल गई थी। 1 साल हो गया, लेकिन जहर अभी भी खत्म नहीं हुआ और उसकी हालत और खराब हो गई। उसके पैर भी विकलांग हो गए थे। आज राघव के सभी अंग अब नॉर्मल थे और यहाँ तक कि उसे कई बार कार्डियक अरेस्ट भी हुआ था। मिरेकल डॉक्टर ने शनिवार को आने का वादा किया था। चूंकि राघव इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, रणधीर के पास जॉब एक्सेप्ट करने वाले अकाउंट को हैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। निशांत ने जवाब दिया, मुझे अपने बॉस से पूछना होगा। मुझे थोड़ा टाइम दो। वह नीचे गया। उसने देखा कि अनुप्रिया नाश्ता खा रही थी। मिस अनुप्रिया, जिस आदमी को राय सिंघानी परिवार बचाने की कोशिश कर रहा है वह मौत के कगार पर है। वे चाहते हैं कि आप आ जाएं और उन्होंने कंसल्टेंट फी बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी है।
उसने हैरानी महसूस करते हुए अपनी एक नाजुक आईब्रो को थोड़ा ऊपर उठाया। 100 करोड़ फीस। वाह, मुझे जैकपॉट मिल गया है। यह सोचकर वो बहुत खुश हुई और उसका मूड भी सही हो गया। अनुप्रिया ने कॉन्फिडेंस और गर्व से कहा, जाओ उसे जवाब दो कि मैं दोपहर 2 बजे आऊंगी। क्या अनुप्रिया करेगी वर्मा फैमिली के मेंबर का इलाज या फिर रणधीर के खातिर वह करेगी इलाज? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 19। लंच के बाद अनुप्रिया ऊपर गई और मेकअप करके खुद को इस हद तक बदल लिया कि कोई भी उसे पहचान न सके। लेट्स गो। निशांत ने कार रायसिंघानी परिवार के विला पाइनहार्ट विला की ओर मोड़ ली। जब मुंबई के मिरेकल डॉक्टर घोस्ट कंसल्ट पर जाते, निशांत भी उसके साथ जाता। निशांत ने कार को सीधे गेट से होते हुए विला के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचाया। यश, जो निशांत को जानता था, पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। अनुप्रिया ने केवल अपना रूप थोड़ा बदला, लेकिन किसी के लिए भी यह बताना इम्पॉसिबल था कि वह कोई परिचित थी या नहीं। क्या आप डॉक्टर घोस्ट हैं? क्या वह बहुत छोटी नहीं है? यश ने मन में सोचा। क्यों? क्या तुम्हें कोई शक है? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे आपकी इतनी कम उम्र की उम्मीद नहीं की थी। एक लड़की की तो बात ही छोड़ो। प्लीज अंदर आए। मेरे बॉस आपका इंतजार कर रही हैं। यश ने सम्मानजनक उनका विला में वेलकम किया। मेहमानों को देखते ही रणधीर की पुतलियों में थोड़ा बदलाव आया। यह इंसान जानी पहचानी लग रही है, उसने विचार किया। पेशेंट कहाँ है? अनुप्रिया सीधे मुद्दे पर आई। 3री मंजिल पर। यह मेरे बॉस हैं, मिस्टर रायसिंघानी, यश ने आदर से जवाब दिया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम मेरे दोस्त को ठीक कर सकती हो? रणधीर ने सवाल किया। पेशेंट को देखने से पहले मुझे पता नहीं चलेगा, फे ने प्रोफेशन एटीट्यूड से कहा। यश, डॉक्टर फे को ऊपर ले जाओ, रणधीर ने आदेश दिया। जब अनुप्रिया ने पेशेंट को देखा तो वह थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। पिछले जन्म में उसकी डेथ एक सनसनी सी लगती थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह किसी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स या कुछ और के लिए किसी तरह का डिप्टी टीम लीडर था। मुझे लगता है कि उसके पास इंडिया में सबसे कम उम्र के सीनियर कर्नल की मिलिट्री रैंक थी। उसकी असली पहचान उसकी मौत के बाद ही सामने आई। उस समय राघव के अंतिम संस्कार को टीवी और इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया था। कीर्ति ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखा लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वह स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का डिप्टी टीम लीडर है और रणधीर के घर में दिखाई दे रहा है, शायद रणधीर भी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का मेंबर है। बाहर से एक बिजनेसमैन लेकिन असली में एक मिलिट्री पर्सनल। उसने खुद को छुपाकर अच्छा काम किया है। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हमेशा पेशेंट की कंडीशन को स्टडी करने पर ध्यान देता है। राघव के रंगरूप को देखने के बाद अनुप्रिया ने उसका निदान करने के लिए उसकी पल्स को पढ़ा। इसके बाद उसने उसके काम न कर रहे पैरों की जांच की। उसमें जहर पोल्का डॉट बेगोनिया था। इसका नाम इसकी पंखुड़ियों पर बने 7 छोटे पीले बिंदुओं के नाम पर रखा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके फूल की जड़ और पत्तियां बेहद जहरीली थी, लेकिन अगर इसे रिफाइन नहीं किया गया तो यह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो व्यक्ति पोल्का डॉट बेगोनिया से जहर रिफाइन कर सकता था वह शायद पॉइसन एक्सपर्ट था। आखिरकार इस जहर का इस्तेमाल सदियों से नहीं किया गया था। रणधीर के लिए राघव को 1 साल तक जिंदा रखना अविश्वसनीय था। आमतौर पर पोल्का डॉट बेगोनिया के जहर खाने वाले लोगों की जल्द ही मौत हो जाती है। डॉक्टर फे, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? रणधीर ने गहरी आवाज में पूछा, लेकिन उसकी टोन नरम थी। इससे यश थोड़ा दंग रह गया। क्या हो रहा है? मिस्टर रणधीर इतने नम्र क्यों हैं? उसने हैरानी में सोचा। हालांकि खुद रणधीर को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इतने नर्म आवाज में क्यों बोल रहा है।
यह ऐसा था जैसे फे के पास कोई जादुई शक्ति थी जिसके कारण लोग अनायास ही उसके करीब आना चाहते थे, जैसे अनुप्रिया ने किया था। लेकिन फे अनुप्रिया जैसी नहीं है। अनुप्रिया को ग्रामीण इलाकों में बहुत कष्ट सहना पड़ा। अगर वह मिरेकल डॉक्टर है फे, तो आज जहां वह है वहां तक पहुंचने से पहले उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, उसने सोचा। बेशक मैं उसके पैरों का भी इलाज कर सकती हूँ, फे ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर ऐसा है तो प्लीज ट्रीटमेंट जारी रखें। यह रणधीर और बाकी लोगों के लिए हैरानी की बात थी। उन्होंने शुरू में सोचा कि जहर को खत्म करना पहले से ही अच्छा होगा, लेकिन फे कह रही थी कि वह राघव के पैरों का भी इलाज कर सकती है। लेकिन इतना कहते ही अनुप्रिया चुप रह गई, लेकिन निशांत पहले ही पूरी तरह से समझ चुका था कि वह क्या कहना चाहती थी। निशांत ने कहा, पहले आपने केवल पॉइजन को खत्म करने का आदेश दिया था मिस्टर राय सिंघानी। उनके पैरों का ट्रीटमेंट जॉब स्कोप में नहीं था। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर वे राघव के पैरों का इलाज करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा पे करना होगा। निशांत के शब्दों को सुनकर अनुप्रिया स्पीचलेस रह गई। मेरा मतलब यह नहीं था, मेरे पिछले जन्म में यह आदमी मेरे लिए दयालु था। मैं फीस कैसे बढ़ा सकती हूँ, उसने सोचा। वो चाहती थी कि वो निशांत की बातों का खंडन करे, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह निशांत को बदनाम करेगी। इसलिए उसने इसके साथ जाने का फैसला किया। दरअसल वह केवल यह कहना चाहती थी कि उसे एक तरह की जड़ी बूटी की जरूरत थी जिसे पाना काफी कठिन था, जब तक उसे ठीक किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना खर्च आएगा, रणधीर ने कहा। ठीक है, आपको टेलीग्राफ प्लांट नाम की जड़ी बूटी की तलाश के लिए किसी को भेजना होगा। यह उसके पैरों को ठीक कर सकता है, अनुप्रिया ने कहा। यह एक जड़ी बूटी थी जो उसके पास नहीं थी और उसे इसकी जरूरत थी। बदकिस्मती से विंडर स्ट्रीट ऑक्शन हाउस में इसकी मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा थी। यह इतना महंगी थी कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। भले ही वह अमीर थी, फिर भी वह पैसे को पानी की तरह नहीं बहा सकती थी। मुझे यह कहाँ मिलेगी, रणधीर ने पूछा। फे के एक्सप्रेशन को देखकर उसने सोचा कि वह जवाब जानती है। फे ने जवाब दिया, इस बारे में क्या ख्याल है? कंसल्टेंस फीस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप टेलीग्राफ प्लांट हासिल करते हैं और इसे मुझे सौंप देते हैं, मैं इसे उसके पैर के इलाज के लिए कंसल्टेंट फीस के रूप में लूंगी। आप क्या कहते हैं? अनुप्रिया ने सोचा कि यह बहुत अच्छी डील है। वह न केवल बेड पर पड़े पेशेंट को ठीक कर सकती थी, बल्कि कंसल्टेंस फीस की भरपाई भी कर सकती थी। आखिरकार अनुप्रिया के लिए बेड पर लेटा इंसान कब इतना दयालु था, और क्या रणधीर लाकर देगा? अनुप्रिया, उफ, फे, डॉक्टर के लिए जड़ी। चैप्टर 20। केवल एक बेवकूफ ही इस ऑफर को रिजेक्ट करेगा, अनुप्रिया ने विचार किया। फिर मेरे दोस्त के पैर। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगी, लेकिन बचा हुआ टेलीग्राफ प्लांट मेरा है, अनुप्रिया ने मैच्योर और कर्कश आवाज में कहा। दरअसल वह एक वॉइस चेंजर लेकर आई थी ताकि कोई उसकी असली आवाज को पहचान न सके। डील, रणधीर ने सहमति जताते हुए कहा। कल रात विंडर स्ट्रीट ऑक्शन 2 टेलीग्राफ प्लांट की नीलामी करेगा। बाकी आप पर डिपेंड है। ठीक है डॉक्टर फे, प्लीज पहले जहर खत्म करें। यह सुनते ही अनुप्रिया लटी और बेड पर लेटे हुए व्यक्ति के मुंह में एक गोली ठूंस दी। एक बड़ा बेसिन ले आओ और उसकी ठुड्डी के नीचे रख दो। उसे खून की उल्टी होने वाली है, अनुप्रिया ने आदेश दिया। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि पेशेंट जाग गया और लगातार काले खून की उल्टी करने लगा। कुछ ही देर में उसकी उल्टी से आधा बेसिन भर गया और वह और बाहर नहीं निकल सका। यहाँ तक कि रणधीर को भी यह गंध काफी गंदी लगी और उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली।
दूसरी ओर अनुप्रिया पूरी तरह से लापरवाह दिख रही थी, जैसे कि वो पार्क में टहल रही हो। उसने सिल्वर नीडल निकाली और उन्हें पेशेंट की छाती, बाहों और उसके सिर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 120 नीडल का इस्तेमाल किया गया। मैं आधे घंटे में सुइयां निकाल दूंगी और उसका फिर से खून बहने दूंगी। आप पेशेंट का ब्लड टाइप जानते हैं, है ना? ट्रीटमेंट के बाद उसे ब्लड की जरूरत होगी, नहीं तो जहर के एलिमिनेशन से उसका बहुत ज्यादा खून बह सकता है। अनुप्रिया ने मौखिक रूप से यह जिक्र नहीं किया कि इससे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके शब्द कमरे में मौजूद लोग समझा गए थे। यश ने जवाब दिया, रेस्ट एज्योर डॉक्टर फे। हमारे पास उनके जैसे ही ब्लड टाइप का एक्स्ट्रा प्लाज्मा है। मम्मा, उस सिचुएशन में एक और बेसिन तैयार करें और 20 मिनट में प्लाज्मा ले आएं। यश का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सोचा, एक और बेसिन? क्या खून फिर से बदबूदार निकलेगा? अनुप्रिया द्वारा राघव का ब्लड लेटिंग किए जाने के बाद निशांत ने तुरंत यश के हाथों से प्लाज्मा और एक इन्फ्यूजन ट्यूब ले ली। फिर उन्होंने तुरंत ट्यूब डाली और पेशेंट को ब्लड चढ़ाया। जहर को लगभग खत्म कर दिया गया है। बाकी को मेडिकल बाथ और एक्यूपंक्चर के जरिए से बाहर निकालना होगा। पूरी ट्रीटमेंट का असर कमजोर अनुप्रिया पर भी पड़ा, जिससे उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। थैंक यू डॉक्टर फे। रणधीर को इसमें कोई शक नहीं था कि उसका दोस्त जिंदा रह सकता है। उसने काले खून के 2 बेसिनों को देखा। अब जब जहर खत्म हो गया है तो राघव ठीक हो जाएगा। इस बैग से एक दिन में 2 गोलियां लें, एक कंसम्पशन के लिए जबकि दूसरी उसके मेडिकल बाथ के लिए। सिरेमिक के बजाय लकड़ी के बाथटब में ऐसा करना सबसे अच्छा है। अनुप्रिया ने विचार किया कि क्या वह आगे बढ़ने से पहले कुछ भी भूल गई है, और कपड़े भी मत पहनाना। मेडिकल बाथ बिना कपड़ों के करवाना। पहले बात के दौरान मैं निशांत से इस पर नजर रखवाऊंगी। शनिवार दोपहर को मैं आऊंगी और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के साथ प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगी। रणधीर ने नरमी से बात की। ओके, थैंक यू डॉक्टर फे। मैं कुछ ही देर में आपकी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आप निशांत से अकाउंट नंबर पूछे, अनुप्रिया ने कहा। फिर वह मुड़ी और निशांत से बोली, निशांत, मैं जा रही हूं। पेशेंट को बाद में दवा खिलाना। उसके आधे घंटे बाद उसे मेडिकल बात करवाना। आप पहले उन्हें मेडिकल बात की पूरी प्रोसेस बताएंगे, इसके बाद वे इसे ठुश कर सकते हैं। ठीक है बॉस, निशांत ने जवाब दिया। रणधीर खुद अनुप्रिया को बाहर तक छोड़ने आया। कार तक चलने के बाद अनुप्रिया झिझकी। अगर मैं कार ले जाऊं तो निशांत अंकल वापस कैसे आएंगे, उसने विचार किया। रणधीर ने फे की दुविधा देखी। किसी अज्ञात कारण से उसमें अचानक सुझाव दिया, डॉक्टर फे, मैं आपको वापस ले चलूं तो कैसा रहेगा? जैसे ही यह सवाल उसके मुंह से निकला तो वह भी थोड़ा ठिठक गए। वह केवल अपने दिल की सुन रहा था। आखिरकार उसके विचार में फे अनुप्रिया के समान था। That's too much trouble, Mr. राय सिंघानी। Just send someone to take me home will do. It's no trouble. It's my honor to serve you, डॉक्टर फे, रणधीर ने होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। This way, प्लीज। यश की सबसे बड़ी फीचर्स उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल थी। एक बार जब उसने फे की दुविधा देखी तो उसने तुरंत अपने बॉस की सबसे प्यारी कार को बाहर निकाल दिया। यह बुगाटी स्पोर्ट्स कार ला वोइचर नोयर थी। दुनिया में केवल एक ही अस्तित्व में थी। अनुप्रिया यह सोचकर थोड़ा चुप हो गई, क्या यह कार कुछ ज्यादा ही दिखावटी नहीं है? इस समय रणधीर पहले ही ड्राइवर की सीट पर बैठ चुका था। बिना किसी ऑप्शन के छोड़े जाने पर अनुप्रिया केवल कार में ही बैठ सकी। कहाँ जाना है, उसने पूछा। व्हाइट क्रेन हॉल। वह व्हाइट क्रेन हॉल जाएगी। आखिरकार
यह शक पैदा कर देगा अगर ने उसे स्प्रिंगमाउंट टाउन हाउस छोड़ा। इसके अपोजिट व्हाइट क्रेन हॉल कहीं ज्यादा खुला और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन था। हर कोई जानता था कि व्हाइट क्रेन हॉल फे का एरिया था। ठीक है, रणधीर ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और तेजी से मेंशन से बाहर निकल गया। रास्ते में वह क्यूरोसिटी से एक बार किसी को जानना चाहता था। डॉक्टर फे, आपका असली नाम क्या है? आपकी आवाज के बेस्ट पर मुझे लगता है कि आप काफी यंग हैं। हाँ? यह सुनकर अनुप्रिया के पास शब्द नहीं थे। ब्रो, क्या तुम मेरा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रही हो? उसने सोचा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर राय सिंघानी। आफ्टर ऑल, उसने उसके दोस्त को ठीक कर दिया था, इसलिए उनका लेनदेन लगभग खत्म हो गया था। उन्हें एक दूसरे को इंटीमेट लेवल पर जानने की कोई जरूरत नहीं थी। व्हाइट क्रेन हॉल तक एक लंबा रास्ता तय करना है। अगर मैं आपके साथ बातचीत नहीं करता तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेडली, फे ने अचानक कहा, मुझे नींद आ रही है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझे जगा देना। हाँ। रणधीर को यह काफी दिलचस्प लगा जिसे फे नजरअंदाज कर सकती थी। आखिर क्यों रणधीर राय सिंघानिया को आ रही है? डॉक्टर फे से कीर्ति होने का एहसास जानने के लिए पढ़िए अगला पार्ट।